हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वेब ऑप्टिक्स के जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मुख्यतः इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित होंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल है। ये रहा पहला सवाल। इस सवाल को पढ़िए। इसमें ये है, देखो पी क्यू दो सोर्स हैं। इसको आप एस पी कह दो सोर्स और इसका एस क्यू कह दो। ठीक है, दो हैं, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी क्यू के सेंटर से ए बी सी 3 पॉइंट हैं जो समान दूरी पे है। ठीक है, एक चीज़ और कह रहा है कि P जो है Q से 90 डिग्री आगे है, मतलब ये प्लस 90 डिग्री इसका फेस डिफरेंस ज़्यादा है और ये 0 पे। इसका फेस 0 है और ये जो है फेस, ये दोनों ही कोहेरेंट है, कांस्टेंट फेस में वेव इमिट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी सी पर इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। बस ये बात। इस तरह के सवाल को समझने के लिए थोड़ा और आगे एक थोड़ा सा और डिटेलिंग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरल सवाल है और ये सवाल जो है कई रूपों में आ सकता है। इसका स्कोप बहुत व्यापक है। देखो, ये काम करते हैं। ये है S1, ठीक है, दूसरा है S2, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट P है, ठीक है। अब देखो, P से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। S1 से लाइट इमिट होकर के ये φ1 फेस डिफरेंस है ना, और ये 0 है। अभी ये मान लो कि इन दोनों के बीच में ये आगे चल रहा है, S1 आगे है और S2 पीछे जाए। और यदि प्रैक्टिकल सवाल होगा तो हम फाई के मामले में S1 S2 का जो डिफरेंस होगा वो पहले से लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, P से S1 की दूरी x1 है, ठीक, और S2 की दूरी x2 है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये S1 φ1 जरूर φ1 ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, x1 माइनस x2, ये डेल्टा x है। ठीक है ना। अब देखो, S2 जो है S1 से पहले है, यानी P पर जो रे आ रही है, यहाँ पर हम एक एम्पिरिकल फार्मूला आपको देंगे और उस फार्मूले को बड़ी समझदारी के साथ समझ करके इसको हल करना पड़ेगा कि नेट डेल्टा फाई जो क्या है। देखो, डेल्टा फाई जो होगी नेट टोटल, जब ये दोनों वेव, ये वेव ऐसे आई, ये वेव ऐसे आ रही है, दोनों P पर मिल रही हैं, तो जो नेट डेल्टा फाई होगा उसके लिए एक फार्मूला ऐसे देखो, φ1 तो ये आगे था, देखो S1 जो है φ1 आगे था, लेकिन ये डेल्टा x आगे चलने के बाद ये S2 से पिछड़ गया, तो माइनस 2π/λ x1 माइनस x2। ठीक है ना। ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ये φ1 आगे था और इतना S1 पिछड़ गया। अब इस फार्मूले का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि P की ओरिएंटेशन कहाँ है। ठीक है ना, P की ओरिएंटेशन कहाँ है और x1 x2 कैसे है। ठीक है ना। यदि इसी फार्मूले को, ये फार्मूला वैसे है
सब जगह लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि x1 और x2 को आप सावधानी से ध्यान रखो। जो दूर वाले को हमने x1 रख लिया है, इसको h2 रख लिया है, ऐसा ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को अपने दिमाग में जरूर रखना, है ना। अब ये सिचुएशन बदलेगा, देखो कैसे कि ये यदि मान लो S1 यहाँ है, S2 यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब इस जगह पर Q हो गया, तो इसमें पाथ डिफरेंस में क्या आएगा, यहाँ पर देखो यही फार्मूला लागू होगा, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये x1 है और ये x2 है, लेकिन x1 माइनस x2 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। x1 माइनस x2 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला हर परिस्थिति में काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, बस इसको थोड़ी सी सावधानी से लगाओ। ये S1 है, ये S1 है, ये S2 है, और ये मान लो यहाँ पर P कोई बिंदु है, तो ये x1 है, ये x2 है ना, ठीक है ना। ये फार्मूला यहाँ भी लागू हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये फार्मूले का जो नेचर है टोटल, इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। एक बात और दूसरी चीज़ ये है कि इंटेंसिटी क्या है, जो सोर्स है, जो दो सोर्स थे S1 और S2, है ना, और दोनों से जो वेव निकली और एक ही पॉइंट पर जब मिल रही है, तो इस पॉइंट पर इसका इंटरफेरेंस इफेक्ट जो होगा, है ना, आप क्या जानते हो, एम्पलीट्यूड। जैसे इस यहाँ से निकलने वाली वेव A1 है, एम्पलीट्यूड इसका A2 है, तो अब A क्या आता था, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, है ना, cos फाई। और ये फाई कितना होता था, 2 पाई। फाई वही है जो टोटल फाई, नेट फाई अभी निकाला ना हम लोगों ने, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x1 माइनस x2 प्लस फाई 1, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है, उस फार्मूले को लगाओगे। अच्छा, इंटेंसिटी के मामले में दोगे तो A जो है I हो जाएगा, रिजल्टेंट I, यानी I इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होती है ना। तो जहाँ भी A स्क्वायर है वहाँ I कर लेंगे, तो इसमें हो जाता है इसको I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2, है ना, cos फाई। ये फार्मूला, ये दो फार्मूले का हम इस सवाल को हल करने में उपयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस सवाल को हल करो। पहला सवाल देखो, हम इन दो, यहाँ पर क्या है, ये दिया है वेव लेंथ लैम्डा कितना है, 20 मीटर है, ये SQ है ना, ये डेल्टा x जो है वो दोनों के बीच की दूरी d 5 मीटर दिया है। 5 मीटर का मतलब ये हुआ कि लैम्डा बाई 4 हो गया कि नहीं, 20 मीटर का 1/4, तो ये लैम्डा बाई 4 हो गया। लैम्डा बाई 4 हो गया तो ये तो डेल्टा x हो गया, ठीक है ना। अब डेल्टा फाई जो नेट फाई जो होगा वो कितना होगा, A पर B पर C पर जो भी आएगा, तो देखो ये क्या होगा, फाई 1 माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। अब हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2, ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखो कोई बात नहीं, ये इनिशियली 90 डिग्री आगे था, है ना। अब ये लैम्डा बाई 4 ये है, तो पहले अब एक एक करके निकालते हैं। फाई A देखो, A पर क्या है, देखो ये फार्मूला लगाएंगे, फाई 1 कितना है, फाई 1
π/2 था, ठीक है ना, ये π/2 था p, और माइनस 2π/λ, तो 2π/λ इंटू λ/4। देखो x1 माइनस x2, x1 यहाँ बड़ा है, x2 छोटा है, तो ये हो गया। अब ये कट गया, देखो π/2 माइनस π/2 जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5a जो हो गया जीरो हो गया, ठीक है। 5b पर देखो, 5b इसी फार्मूले से उपयोग करो, π/2, ठीक है ना, और x1 माइनस x2 दोनों की दूरी बराबर है, इसलिए ये हो गया -0, तो ये हो गया सिंपल π/2। और 5c कितना हो जाएगा, 5c, अब देखो, अब x1 माइनस x2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखो π/2 माइनस π/2 हो गया कि नहीं, तो ये हो गया पाई, ठीक है ना। अब ये फेज हो गया। अब सिंपल बात है, आगे देखो ये जो है ए पर सेम फेज में मिल रही है, ए पर क्या है, सेम फेज में मिल रही है। वैसे उस फार्मूले का उपयोग करके आप इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो आई ए कर देते हैं, यहाँ ये दिया हुआ है इक्वली इंटेंस, क्या दिया है, इंटेंस, इक्वली इंटेंस, तो इनकी इंटेंसिटी I0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो I1 I0 I2 ये 0 है ना, प्लस 5a 2 रूट ये I0, तो ये मिल करके क्या हो गया, 4I0 हो गया, cos phi 0 हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है ना। वो फार्मूला लगाया पीछे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। IB का देखो, IB में क्या होगा, I0 हो जाएगा प्लस I0 हो गया प्लस 2I0, ठीक है, cos π/2 आ गया, cos π/2 आने से ये 0 हो गया, तो मतलब ये हो गया 2I0, ठीक है, ये भी हो गया। IC देखो, अब IC कितना होगा, देखो I0 हुआ पहला, दूसरा I2 हो गया। अब क्या है, पाई फेज डिफरेंस हो गया, मैंने, तो 2I0 माइनस हो गया, cos पाई का अर्थ माइनस होता है, ये मिलकर 0 हो गया। तो ठीक है, हमको चाहिए IA IB IC, इनके रेशियो चाहिए। ये कितना हो गया, IB देखो 4IA 2I0 हो गया, और फिर ये 0 हो गया। ये इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 1 0, ठीक है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया B, ठीक। अब आगे सवाल, अगला सवाल लो। ये सवाल देखें, ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे आजकल मेन के भी सवाल इतने आसान नहीं हो रहे हैं। ये जो सवाल दिया है, ये सवाल का स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत पुराना सवाल है और कई बार आ चुका है। तो इस सवाल को देखो, इसमें कह ये रहे हैं कि S1 S2 ये दो स्रोत हैं, ठीक है। L एक पॉइंट है जो S2 के सीधे परपेंडिकुलर, S1 S2 लाइन से ये 90 डिग्री पे सीधे इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमा बनता है, ये गिवन दैट यहाँ पर मिनिमा है, मैंने L पर एक मिनिमा बना हुआ है, कोई बात नहीं, L पर मिनिमा होने दो। अब S2L की जो दूरी है उतनी ही दूरी पर सर्किल बनाते हुए आप आगे चलते हो ऐसे, और इस पॉइंट Q पर पहुँचे जहाँ पर कि पहली बार मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा आता है ना, द फर्स्ट मैक्सिमा, L के बाद का जस्ट बाद वाला मैक्सिमा आता है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि S1Q की दूरी D है, तो D कितना है,
ठीक है ना। अब ये बताओ, सवाल इतना ही है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। इसमें एक खासियत और दिया है, लेमडा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जो डी दिया हुआ है, डी की कोई बात है नहीं, 1.5 है, ठीक है ना। अब इस सवाल को इसी चित्र में बनाओ। देखो हमने इसको इसे मिला दिया तो S1L, देखो S1L क्या है, पहले इसकी दूरी देखो कितनी है। S1L क्या है, S1L हो गई ये 2 मीटर रूट S2L का स्क्वायर प्लस S1 S2 का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों का देखो क्या बनता है, तो S2 ये 2 स्क्वायर है तो ये हो गया 4 प्लस 1.5 का 2.25 हो गया, ये इनको जोड़ दिया तो रूट 6.25 हो गया, और इनको हम करेंगे तो 2.5 मीटर का स्क्वायर है। तो ये देखो ये 2.5 है, ये कितना दिया है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि लैम्डा इक्वल टू कितना है, 1 मीटर है, ये दिया है। तो अब यहाँ L पर डेल्टा एक्स एट L वो कितना है, डेल्टा एक्स देखो 2 मीटर ये आ रही है, ये 2.5 मीटर ये गई, तो ये कितना हो गई 2.5 माइनस 2 इक्वल टू 0.5 है ना, और ये कितना है λ/2 है ना। इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने ऐसा बना के रखा है कि यहाँ पर मिनिमा है, इन्होंने मिनिमा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे ये देखो, यहाँ पर जाने पर देखो S1L कितना है, वो 2.5 माने 2.5 लैम्डा है कि नहीं, 1 है, लैम्डा 1 मीटर है, तो 2 S1L इतना है, तो इसलिए ये मिनिमम बना है। अब जस्ट बाद वाला S1Q कितना होना चाहिए जो मैक्सिमम बनाए, तो देखो ये 2 मीटर तो यही बनी हुई है, और इसको क्या होना चाहिए, ये इन दोनों के बीच में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, S1Q माइनस 2 शुड बी इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं, हाँ λ/2 होना चाहिए ना, ये मिनिमा है और एक मैक्सिमम, मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं, ये λ/2 नहीं होगा, इतना ही होगा। S1Q क्या है, हाँ, तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है इसके जस्ट बाद वाला है ये 2.5, तो ये जो है देखो, ये इसको हटाओ, पहले यहाँ आया S1Q को कितना होना चाहिए, देखो S1L से λL/2 ज़्यादा होना, λ/2 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो यहाँ मिनिमा है, तो यहाँ मैक्सिमम, जस्ट मैक्सिमम है ना, बस λ/2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये S1L कितना है, 2.5 आ गया, ठीक, तो S1L और ये λ/2 कितना है, ये 0.5 हो गया, तो ये मिलकर कितना हो गया 3 मीटर, ठीक है ना। तो सही उत्तर हुआ 3 मीटर। अच्छा, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इनके और इनके बीच में लैम्डा का अंतर है, ये है ना, इसके बीच का लैम्डा का अंतर है, तो ये 2 मीटर है, तो ये 3 मीटर होना चाहिए, इधर गणना की ज़रूरत है नहीं, उससे भी लगाओ, देखो कि यह मैक्सिमम बना है, तो क्या है S1Q माइनस S2Q शुड बी लैम्डा, है ना, और लैम्डा 1 है और S2Q दिया हुआ है 2 मीटर, तो S1Q कितना हो गया 3 मीटर हो गया,
तो चाहे इससे निकाल लें ये तो, लेकिन सही प्रोसेस यही है कि ये जो मिनिमा आया ना, इससे आप λ/2 और बढ़ा लो तो जस्ट बाद वाला आएगा। ठीक है ना, लैम्डा करने से ये पता नहीं लगता है कि ये कौन वाला है, इसके जस्ट बाद वाला है कि नहीं। तो जो सवाल दिया है वो पहला वाला मेथड ज़्यादा सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ो। ये अगला सवाल है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ यदि आपको याद हो तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो। ये पढ़ो क्या है, ये बोल रहा है 2 लाइट वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेस इनिशियली, यानी समान फेस में थी। देन द फर्स्ट वेव ट्रेवल द पाथ L1 in a media refracting index N1, दूसरी पाथ ये L2 चली है रिफ्रैक्टिंग स्टेज N2। तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस बताओ, है क्या। ये देखो, ये 2 वेव है ना, ये ऊपर N1 का मीडिया है, ये N2 का मीडिया है। 2 वेव प्लेन वेव चल रही है, आप ऐसा समझो। यहाँ से चली, एक S1 वेव चल रही है, एक S2 चल रही है, और यहाँ पहुँच रही है। और ये शायद क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ हो रहा है एक्चुअली। ये एकदम सेम फेस में तो थी, लेकिन ये S1 है, उसने ज़्यादा दूरी चली है ना, ये L1 दूरी चली है और इसने S2 दूरी चली है। इनिशियली दोनों सेम फेस में थी, और ये लेंस कोई आया होगा, इस लेंस ने इसको मिला करके यहाँ इंटरफेरेंस बनाया। ठीक है, ऐसा बस ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा। ठीक है ना, तो देखो ये N1 में आप ये जानते हैं कि ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो कितना है, म्यू एल होता है ना, म्यू डी जो डिस्टेंस है, और ये म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, इतने के बराबर होता है। म्यू क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो N1 और N2 जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, वैसे ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन N1 और N2 वैक्यूम के सापेक्ष इन्होंने दिया हुआ है। चलो ठीक है, यदि है तो डेल्टा एक्स कितना होगा, देखो एक का x1 क्या होगा, N1 L1, दूसरे का x2 कितना होगा, N2 L2 हुआ। ठीक है, अब डेल्टा x क्या होगा, x1 माइनस x2। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, N1 L1 माइनस N2 L2 हो गया, ये पाथ डिफरेंस हो गया। तो अब पूछ रहा है फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स है ना। फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स, ठीक है ना, तो इसमें हो गया 2 पाई बाई लैम्डा N1 L1 माइनस N2 L2 है ना। ये सिंपल सवाल है, ये जो फार्मूले जो इसको कॉन्सेप्ट समझता है वो कर सकता है। और ये इसका इंटरफेरेंस नहीं करा रहे, इनके बीच में बस पाथ डिफरेंस है, सिंपल पूछ रहे कि ये N1 में, ये N1 का मटेरियल है, उसमें ये चला है L1 दूरी, ये N2 का है, उसमें ये चला है ना, अलग अलग। तो उसके पाथ डिफरेंस में कितना अंतर होगा। ये एक्चुअल इंटरफेरेंस नहीं करा रहे हैं, इंटरफेरेंस यदि कराएंगे दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो फिर तो उसका रिजल्ट इस फाई के ऊपर निर्भर करेगा। तो चलो ये हो गया, तो इसका उत्तर क्या हुआ, ये सी हुआ। ठीक है, अगला सवाल ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को लगाने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो इसमें ये करना क्या है, ये देखो, मान लो एक प्लेन वेव आ रही है और ये प्लेन वेव आपके इस लेंस से टकरा रही है। ठीक है ना, ये प्लेन वेव कहाँ से आई, ये प्लेन वेव ऐसे आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस की हो रही है। ठीक है,
प्लेन वेव है, तो यहाँ तक तो कोई भी बात नहीं, ए बी तक तो पूरा का पूरा प्लेन वेव है। अब इसमें म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। तो अब ये जो वेव है निकलने के बाद अब क्या करेगी, देखो वेव फ्रंट, ये वेव जो किनारे वाली वेव है ये मान लो यहाँ तक पहुँची, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तब ये बीच वाली जो वेव है ये जस्ट निकली है ना, और ये वाला फिर भी ये भी सिमेट्रिकल यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। अब वेव फ्रंट क्या होगा, एक ही समय पर इनका जो प्रोफाइल है वो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा देखा, ये क्या है वेव फ्रंट ऐसा। अब इस वेव फ्रंट का क्या होगा, ये वेव फ्रंट कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी ऐसे, कन्वर्ज करते हुए, कन्वर्ज करते छोटे 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 छोटे, और ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। इनके वेवलेट्स जो है ना ये ऐसे आ गई और इसकी वेवलेट्स ऐसे आ गई, तो कुल मिला करके ये कन्वर्जेंट वेव फ्रंट हो गई ऐसा। तो यहाँ समझने की बात ये है कि निकलने के बाद ये वेव कैसे हो जाएगी, ये आई तो प्लेन वेव, अभी प्लेन वेव ऐसे आई थी इधर आते हुए, निकलने के बाद वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, ये रेज कन्वर्ज हो रही है ना। तो वेव फ्रंट कुछ ऐसे इस तरह से, यानी कुल मिला करके ये निकलने के बाद वेव फ्रंट ऐसा हो गई है ना। इस तरह की वेव फ्रंट को हम कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट वेव फ्रंट है ना। इसमें कॉमन सेंस क्या है, देखो कि ये जो है निकलने में ज़्यादा टाइम लेगा और ये ज़्यादा निकलते, इसलिए ये दूर ज़्यादा चली गई और ये कम अभी यहीं तक पहुंची है, ठीक है ना। तो इन दोनों के सारे पॉइंट को एक ही समय पर मिलने वाले सारे पॉइंट को मिला दो तो तुम्हारा ये वेव फ्रंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे हाइगन प्रिंसिपल से जब वेवलेट आप करोगे तो ऐसे बनेगा। दूसरी बात, अब आगे देखो, यदि मान लो आपका ये कॉन्वेक्स हो, ऐसा प्लेटफॉर्म, इस तरह का सिस्टम है ना, और यही प्लेन वेव यहाँ पर आई, ठीक है ना। प्लेन वेव जो है अब इस तरह से चलती हुई आ गई, यहाँ टकरा रही है, तो ये ए है, ये बी है ना, और यहाँ पर पहुँचे ए बी, ये सी है, सी प्राइम है, ए प्राइम है, सी प्राइम है और ये बी प्राइम है ना। अब वही बात लगाओ, देखो ये जो है ज़्यादा टाइम लेगा, तो मान लो ये जस्ट ये यहाँ पहुँचा है, ठीक है ना। तब तक ये तो ज़्यादा, ये तो बहुत ही कम समय लेगा और इसके बाद जब तक निकलेगा तब ये आगे निकल गया होगा यहाँ, ये वाले जो है फिर वैसे ही कम समय लिया होगा, तो वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो जाएगी, गोली वेव फ्रंट होगी। और ये वेव फ्रंट इस तरह का वेव फ्रंट कहाँ जाएगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, देखो बाहर गए। वेव फ्रंट जो है हमेशा अपने नॉर्मल दिशा में मूव करती है ना। ये वेव फ्रंट देखो ये ऐसे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, इधर कन्वर्ज हो रही है, ये डाइवर्जेंट वेव फ्रंट है, डाइवर्जेंट वेव फ्रंट। अच्छा, ये प्रिज्म के स्थिति में क्या होगा, देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म ले लो, प्रिज्म में यहाँ पर देखो ये वेव फ्रंट जो है ये मान लो यहाँ से आई ऐसे और यहाँ से ये आई, लेकिन वो क्या रहा है ये देखो, ए और ये बी, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाला सिरा जो है ना यहाँ पर ये आया और बिना ये रिफ्रैक्टिव मीडिया म्यू है, यहाँ भी ये रिफ्रैक्टिव मीडिया म्यू था, तो ये बी डैश पर पहुँचा और इसके बाद ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये है यहाँ पहुँचा ए प्राइम पर, ठीक है। अब ये पहुँचने में ज़्यादा टाइम लेगा, जब तक ये यहाँ पहुँचा तब तक ये इसे निकल चुका होगा, ये जो है निकल चुका होगा है ना।
तो यहाँ की वेवलेट जो है एक सर्किल बनाएगी, यहाँ की वेवलेट जो है एक सर्किल बनाएगी। यहाँ पर एक सर्किल बनाओ, सर्किल, और यहाँ से इसे एक टेंजेंट डाल दो ऐसे। तो फिर इसकी वेव फ्रंट जो है कुछ इस तरह जाएगी। ये यहाँ पर सर्किल यहाँ टच कर रहा है ना। तो ये जो है वेव फ्रंट ये गई, और ये वेव फ्रंट जो है अपने नॉर्मल जाएगी ऐसे, और ये ऐसे गई, है ना। तो अब ये क्या हुआ एक्चुअली, ये देखो थीटा, ये मुड़ गई, ये ऐसे आ रही थी तो ये थीटा एंगल पर मुड़ गई, है ना। इसी को कहते हैं कि प्रिज्म जो है वेव को या रेज को वो मोड़ देता है ना, अपने बेस की ओर। इसने क्या किया, बेंड कर दिया प्रिज्म से निकलने के बाद। वैसे भी रे ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे कि जब रे इधर से गई, है ना, तो ये देखो रे यदि यहाँ से ये आती है तो फिर यहाँ पर मुड़ती है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मुड़ी, फिर यहाँ पर मुड़ती है, यहाँ पर मुड़ती है, और मुड़ करके इधर चली गई। तो टोटल ये डिफ्लेक्शन जो होता है ना डेल्टा, उसी तरह से ये थीटा जो है ये वेव फ्रंट इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो यदि वेव फ्रंट प्रिज्म से केवल वेव फ्रंट निकल रही है, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन ही बनेगी। लेकिन ये लेंस से यदि निकल रही है ना, तो ये वेव फ्रंट कन्वर्जिंग या डाइवर्जेंट बन जाएगी, वो उसके नेचर पर निर्भर करता है। तो फिर इसको अब जो सवाल है इसको आप लगा पाओगे। आगे देखो ये सवाल, इस सवाल में है एक प्लेन वेव आ रही है। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, ये डाइवर्जेंट वेव है, ये क्या है, ये लेंस है, ये एक डाइवर्जेंट लेंस है, और इस वाल नहीं, ये कन्वर्जेंट लेंस हो गया। नहीं, ये इधर देखो ये कन्वर्जेंट लेंस है, और ये क्या है, ये डाइवर्जेंट वेव है ना। तो जैसे अभी लॉजिक बताया उसका उपयोग करो, ये कन्वर्ज करेगी, तो कन्वर्ज करेगी तो इसका वेव कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये भी कन्वर्जेंट है तो इसका वेव ऐसा हो जाएगा, और फिर इनका देखो ये डाइवर्ज हो जाएगी तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह, है ना। ये कन्वर्जेंट, यहाँ कन्वर्जेंट होगा, ये यहाँ कन्वर्जेंट होगा क्योंकि लेंस कन्वर्जेंट है ऐसा, और यहाँ पर डाइवर्जेंट वेव फ्रंट होगा, है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है डाइवर्जेंट होता है। तो अब ऐसा कोई बना होगा, देखो ये पहले ही है, नहीं पहले ही नहीं है, ये कहाँ बना है, हाँ है तो पहले ही है, पहले ही बनाया है, हमारे जैसे ही पहले ही तो है। ये सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं, ये इंटेंसिटी के ऊपर बात कर रहा है कि इनके पूछ रहे हैं कि इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड A1 A2 ए जितना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेज विल बी। मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेज चाहिए, ठीक है ना। ये हम लोग कैसे लगाएंगे, कोई बात नहीं, ये देखो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक I1 है इंटेंसिटी, दूसरी I2 है, ठीक है। लेकिन I1 I2 का क्या है, I1 हो गई मान लो I0, तो I2 हो गई 3I0, तभी तो ये रेशियो होगा ना। ये रेशियो को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है I मैक्स A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ तो इसको एम्पलीट्यूड में ही क्यों नहीं कर लिया हम लोग, एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड के टर्म में करें तो इसका A होगा एक का एम्पलीट्यूड A1 A होगा, A2 हो गया 3A हो गया, ठीक है ना। अब इसी में कर लो, I के चक्कर में मत पड़ो। तो I हो गया A1 प्लस A2, तो ये हो गया देखो 4A का स्क्वायर, मतलब 16A स्क्वायर हो गया, है ना। और I मीन कितना हो गया,
मीन हो गया A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2A का स्क्वायर, मतलब 4A स्क्वायर, है ना। तो आई मैक्स भाई आई मीन यही चाहिए इसको, मीन। अब देखो वो कितना हो गया, 16/4, तो ये हो गया 4, है ना। सही उत्तर होगा 4, ठीक है। ये आगे क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 2 कोहेरेंट सोर्स है प्रोड्यूसिंग वेव ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटी विच इंटरफेयर, अच्छा, आफ्टर द इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज 16, ठीक है। अब आई मैक्स, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव्स उनके रेशियो क्या होंगे, ठीक है ना। अब हम A1 A2 के टर्म में ही बात करें, ये ज़्यादा आसान रहता है। देखो A1 प्लस A2 ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये बराबर 16 दिया हुआ। इससे आप ये लिख सकते हो A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 इक्वल टू 4। प्लस माइनस होगा लेकिन दोनों से सोल्यूशन एक ही निकलेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, A1 प्लस A2 इक्वल टू 4A1 माइनस 4A2। इनका सोल्यूशन देखो क्या है, तो ये हो गया A1 3A1 इक्वल टू, ये इधर आ गया तो 5A2 हो गया ना। तो A1 बाई A2 इक्वल टू 5/3, ठीक है ना। A1 बाई इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, तो वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी I1 बाई I2 कितना होगा स्क्वायर, तो ये 25/9 हो गया, है ना। इनका स्क्वायर कर दिया, वो कितना हो गया A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। 25/9 ये भी उत्तर हुआ। अगला चलें, ये सवाल है, इन ए हॉट समर नाइट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड, ठीक, और इंक्रीजेज with the height from the ground. When the light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us conclude that it traveled the light beam. Bend upward, downward, ऐसा कुछ बताओ। देखो भाई क्या है, ये मान लो एयर मीडिया है और ये आप आ गए ग्राउंड पे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि नीचे वाली लेयर जो है की अपेक्षा ऊपर वाली रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो है यहाँ n है, n इज ग्रेटर देन n अप इज ग्रेटर देन n डाउन। ये डाउन है, n डाउन है, नीचे वाले ये कम है, ये ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, मान लो इतना एक एयर मास है और प्लेन वेव यहाँ से आ रही है, चलो ये ऐसे आई और यहाँ टकराई, है ना। प्लेन वेव आई, ये यहाँ पर टकरा रही। अब देखो ये प्लेन वेव क्या होगी, यहाँ पर पहुँचने में यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी, है ना। ये जो है यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगी, और ये वाली जो वेव है ना, ये देर में पहुँचेगी। मान लो यहाँ पहुँची और ये पहुँच गई पहले, तो इसकी वेवलेट जो है कुछ ऐसे आएगी। तो हाइजेन प्रिंसिपल बता रहा है कि ये नई वेव फ्रंट ऐसे बनेगी और ये जाएगी ऐसे, है ना। तो कुल मिला करके वेव फ्रंट क्या है, अप गई कि इधर गई, कैसे गई, ऐसे। तो अप और बेंड हुई ना, कहाँ बेंड हुई, ये अप। तो द
वो प्रिज्म में, ये उल्टा प्रिज्म तो है, प्रिज्म नहीं, वो प्रिज्म तो नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से आप इमेजिन करो। तो द वेव विल बेंड अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये लेट पहुंची है ना, लेट पहुंचेगी, और ये पहले पहुंच गई, तो पहुंच करके अपना वेवलेट चालू कर दिया इसने, है ना। और ये जब पहुंचेगी तो इनका टेंजेंशियल पार्ट जो है ऐसा हुआ, तो ये सारी वेव पहले पहुंचेंगी नीचे वाली, ऊपर वाली लेट पहुंचेंगी, तो इनके वेवलेट्स जो हैं कुछ ऐसे बनेंगे, है ना, ऐसे। तो और इन सब का टेंजेंशियल जो इन्वेलप होगा वे फ्रंट बनाएगा, तो ये ऊपर जा रही है, देखो ये एंगल थीटा पर ऊपर बेंड हो गई है ना, तो इसलिए बेंड अपवर्ड, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट वो समझना चाहिए। अगला सवाल ये देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि ये पी बिंदु पर इस सोर्स से आने वाला लाइट इंटरफेयर कर रहा है ना, और एस से पी की दूरी 2l है। ये अब डायग्राम बना के दे दिया है। अब पूछ रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच द मैक्सिमा इज एट पी। तो एल कितना हो कि यहाँ पी पर मैक्सिमा बने, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, इसमें ये नहीं दिया है कि एस पी पैरेलल है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ से एक नॉर्मल डाल देते हैं, नॉर्मल डाल दो, पैरेलल है क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एंड पी द टू रेज कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स एस, इट इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमा इज एट पी। नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल खींच दिया तो ये हो गया 60 डिग्री। हमने इसके ऊपर वैसे तो दिया नहीं, इनको देना चाहिए कि एस पी जो है परपेंडिकुलर है ना। ये जो सवाल जो दिया है कि S1P जो है ये इसके पैरेलल है, ये सीधी रेज जा रही है और ये घूम कर आ रही है। तो इसको आप क्या करो, जब इस तरह का एम्बिगुअस होता है तो तुम अपने हिसाब से ये मान लो ये पैरेलल है, इसमें हमने लम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये मान लो ये दूरी x है, कौन सा एस पी, इसका भी कुछ नाम दे दो, पी क्यू यहाँ कर देते हैं। तो एस क्यू जो है ये x है, ये भी x है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, ड्राइंग बना करके और उसको डिस्क्राइब करने में छोड़ दिया, तो ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है। तो अब सवाल तो यही है। तो अब आप बता सकते हो, देखो ये परपेंडिकुलर है और इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये मैंने एल इधर हो गया, एल ये हो गया, है ना। तो अब एक्स क्या हो गया, एल बाई एक्स क्या होगा, एल बाई एक्स इक्वल टू कॉस 30, ठीक है ना। तो एक्स बराबर हो गया एल बाई कास 30, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, मैंने 2l बाई √3 हो गया, ठीक है ना, x हो गया। तो अब इनका पार्ट देख लो, बस कुछ करना नहीं है, अब आ गया इनका। अब S1P क्या है, S1P तो सीधे सीधे आया, इसका पाथ है 2l, ठीक। S2 SQP ये पाथ का अब लेना है और ये इफेक्टिव लेना है ना। तो क्या हो गया, S1Q प्लस S2Q प्लस λ/2, ये ऐड हो जाता है क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं था। तो ये कितना हो गया, S1Q x तो 2x प्लस λ/2, ठीक है ना। 2x कितना हो गया, x की वैल्यू हम निकाल चुके, तो ये 4l/√3 हो गया प्लस λ/2 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा x क्या हो गया,
4L बाई √3 माइनस 2L, ठीक है ना, प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू इन दोनों के बीच में जब टोटल फेज डिफरेंस n लैम्डा बन जाए, ठीक, इसको इधर लाते हैं तो ये देखो L चाहिए ना, L ले लेते हैं, ये 4/√3 हो गया और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 हो गया, ठीक है। L सॉल्व करो, 4 बाहर ले लेते हैं तो आपने 4 बाहर ले लिया तो ये हो गया 4L, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 2 माइनस √3 बाई 2, ऐसा होगा क्या, 2 माइनस ये √3 हुआ क्या, इसको ऐसा करो क्या, इसको हुआ 4L बाहर लिया तो ये हो गया 1/√3, ठीक है, माइनस 1/2 हो गया ये, है ना। इसको फिर और करते हैं तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2L 2 माइनस √3 बाई, ये 2 आएगा ना तो 2 से ये √3 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखो, आगे L बराबर हो गया, हाँ, 2√3 लैम्डा 2n-1 बाई 2 माइनस √3 और ये नहीं, ये 4L भी था ना, L 4, ये 2 कहाँ से आ गया, ये √3 केवल आएगा ना यहाँ से, और ये बाई 4 आएगा, और यहाँ लैम्डा ये 2 आया, ये लैम्डा ये 2 और ये मिलकर इतना हो गया। अब ये हमारा सवाल ये हो गया, ये बना, ये C दिख रहा है, ये आपका उत्तर हो 2n-1 लैम्डा 3 इतना, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बस ये सिंपल हल करने का है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहा है ये CP रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट AQ एंड BP, द करस्पॉन्डिंग 2 रेज, ठीक है, 2 रेज मैंने एक रे ये है और एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P बिटवीन द 2 रेज अकर। कोई बात नहीं, ये देखो, ये सवाल है, इस सवाल को हल करने का एक काम करते हैं। पहले देखो, ये डिजाइन थोड़ा सा बदलो, यहाँ से ये चली, अब यहाँ पर ये नॉर्मल आया, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, थीटा पर रिफ्लेक्ट हुई, अब ऐसे आई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ये रेज आकर मिल रही है, ये रेज यहाँ से मिल रही है, ठीक है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर, ये इसका नाम दिया तो है इन्होंने, तो ये O है, ये वाला पॉइंट P है, और यहाँ से हम इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ 90 डिग्री कर दिया है ना, तो ये C है। अच्छा, यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ये डाला है PQR, ये S कर दो और इनको आगे बढ़ा दिया, ये
वह क्या है कि ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। अच्छा ये एंगल देखो, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, क्योंकि नॉर्मल है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक इंक्लाइंड है ये लाइन, तो दो पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब ये देखो, इसमें डेल्टा एक्स जो है वो कितना है, सी ओ प्लस ओ पी, है ना, ये पाथ जो है इसने ज़्यादा चली है, डेल्टा एक्स बराबर ये, लेकिन यही नहीं है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, है ना, ओ पर ये जो है ये रोज जो सी ओ है ये रे, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें λ/2 और जुड़ गया, ठीक है ना, और ये तो लेट पहुंची रही है, ये पहले पहुंची, तब तक ये मुड़ करके ये आ रही है, तो इतना है। अब ये थीटा है, देखो ये थीटा है, ये थीटा है ना, अब ये जो ओ पी है वो ओ एस के बराबर है, कितना है, ओ पी जो है ओ एस के बराबर है, ठीक है ना, तो अब ये लिख सकते हो कि सी ओ तो ये जस्ट इतना ही है, इतना, और वो ओ पी में मिल गया तो ओ एस कर दिया, ओ एस है, और प्लस λ/2, अब सी ओ प्लस ओ एस क्या है, ड्राइंग से देखो, सी ओ और ये सी एस हो गया, तो ये सी एस हो गया, देखो ये ट्रायंगल में, लेकिन ये जो ट्रायंगल है कौन वाला, ये जो ट्रायंगल है पी सी एस, है ना, ये प्लस λ/2 भी होगा ना ये, अच्छा ये ट्रायंगल पी सी एस इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री बनाए ही हो, और ये दिया है पी, इसका नाम आर है, तो पी आर डी दूरी है, ये भी डी दूरी है ना, तो ये जैसा कि हम लोग उसमें देखा था जिसमें कि एक प्लेट से रिफ्लेक्शन हो रहा था, है ना, एम्पलीट्यूड डिवीजन वाले मामले में देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह है, तो ये पी सी ये राइट एंगल, तो अब आप ये कह सकते हो कि उस राइट एंगल में सी एस जो होगा 2d cos थीटा है, देखो ये थीटा है और ये 2d ये हाइपोटेनियस है, तो 2d cos थीटा सी एस हो गया, ठीक है ना। अब डेल्टा एक्स कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया कि 2d cos थीटा प्लस λ/2, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ने देखा था ना कि 2 म्यू टी cos r, ये जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में आता था बिल्कुल उसी तरह है, पार्ट जो पार्ट डिफरेंस है वो तो इतना आ गया। अब ये कह रहे हैं कि पी पर पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, तो ये कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, बस हो गया। तो पूछ रहा है डी कितना है, डी चाहिए ना, ये रिलेशन क्या होगा थीटा और इसमें, तो हम लोग बना लेते हैं, देखो 2d cos थीटा इक्वल टू 2n-1 λ/2, ठीक है। तो अब cos थीटा क्या होगा, इसका मतलब ये cos थीटा हुआ 2n-1 λ/4, ठीक है, यही चाहिए आपको। तो cos थीटा इक्वल टू, ये ऑड वाला चाहिए,
तो ये देखो, ये n इक्वल टू 1 रखो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये दिया λ/4 8 चाहिए। ये जो है ये 6 λ/4 है, 40 है ना। तो ये इवन हो गया, तो ये तो नहीं चलेगा। ये ऐसे में मिनिमम बनेगा, इस वाले में मैक्सिमम बनेगा। ये इसका कोई मतलब है नहीं, ये तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये सवाल पढ़ो। इस सवाल में कह ये रहा है कि ये देखो, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, ये एक पॉइंट A पर मिल रही है, A पे। यहाँ पर π/2 फेज डिफरेंस है, यहाँ फाई है π/2, और ये जब B पर मिलती हैं तो यहाँ पर पाई फेज डिफरेंस है। तो यहाँ भी मिल रही हैं, यहाँ भी मिल रही हैं, दो जगह इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो वो पूछ रहा है कि IA डिफरेंस बिटवीन IA माइनस IB क्या होगा, डेल्टा E, ये बता। तो कोई बात नहीं, इसका सिंपल फार्मूला है, देखो I रिजल्टेंट जो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, बस इस फार्मूले का उपयोग करो। तो IA कितना हो गया, कितना है π/2, तो I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये π/2 है तो ये 0 हो गया, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। तो I और 4I, इसका मतलब ये हो गया I प्लस 4I, ये मिल करके 4I, ये 5I हो गया। IB देखो, यहाँ पाई है, I1 माइनस I2 और माइनस ये हो गया माइनस 2 I1 I2, तो I1 I2। ठीक है ना, cos phi पाई है तो पाई कर दिए। तो ये देखो क्या हो गई, I प्लस 4I माइनस 2 रूट 4I स्क्वायर। तो इनका हो गया, ये 2 4 है ना, तो ये हो गया 5, 5 में से 4 गया I। ठीक है, ये 5I हो गया और ये I हो गया। तो डेल्टा I कितना होगा, ये IB माइनस IB चाहिए। ठीक है ना, ये कितना हो गया 5I माइनस I, ये कितना हो गया 4I। तो आंसर हुआ 4I। ठीक है, ये अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, ये न्यूटन्स रिंग वाला सवाल है। इसमें ये क्या है, पढ़ो तेरा। ये थिन स्लाइस ऑफ द कट, थिन स्लाइस इज कट आउट ऑफ द ग्लास सिलेंडर along the glass cylinder along the plane parallel to the axis। ये स्लाइस है, वो ग्लास सिलेंडर है ना। ये एक ऐसा सिलेंडर था ऐसे, है ना। इस सिलेंडर का एक स्लाइस काट दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन शैल बी। इसमें इंटरफेरेंस फ्रिंज कहाँ मिलेगी, है ना। तो ये कहने के लिए तो ये है ऐसा, है ना, ये लेंस लगता है, ये स्फीयर नहीं है ना। यदि ये गोला होता, न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, ये गोला होता है और गोले का एक टुकड़ा काट लेते हैं ये, तो ये लेंस बन जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो कांस्टेंट थिकनेस की
ठीक है ना। कांस्टेंट थिकनेस का जो लाइन है वो क्या बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन पे होगी ऐसे। देखो ये कुछ ऐसा बनाओ, इसको कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगी ना। यहाँ पर ये फ्रिंजेस जो बन रही हैं ये स्ट्रेट लाइन बनेंगी। जो ये कांस्टेंट लाइन कर्व है ना, इसका रिफ्लेक्शन होगा एक इस तल पर ऐसे गया और फिर यहाँ से टकरा करके फिर वो पर जाएगा। इन दो के बीच में इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड यहाँ पर रिफ्लेक्शन और यहाँ के रिफ्लेक्शन में इंटरफेरेंस बनेगा। और इंटरफेरेंस बनने में जो फ्रिंज बनेगी, फ्रिंजेस जो है कांस्टेंट हाइट, ये जहाँ थिकनेस है ना, कांस्टेंट थिकनेस, वो क्या बनाएगी, ये देखो ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये जो है सरफेस पूरे के पूरे एक रेक्टेंगल दिखेगा, दिखेगा ना। इसको जब ऊपर से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल दिखेगा। जो कांस्टेंट थिकनेस वाली जो लाइनें होंगी, एक फ्रिंज ऐसे बनेगी, दूसरी फ्रिंज ऐसे बनेगी, तो ये फ्रिंजेस जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, ये सिलेंडर का कट है, याद रखो। ये सिलेंडर, ये ग्लास सिलेंडर को कट किया है, तो इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मैंने वो फ्रिंज बनेगी, है ना। ये इनमें पाथ जो होते हैं ना, ये टी है, तो यहाँ पर देखो ये टी कम है, यहाँ पर टी कम है, तो समान टी वाली जो लाइनें जो हैं आपस में एक तरह से इंटरफेयर करेंगी, या तो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, जो भी होगी, लेकिन इसमें ऊपर से देखने के बाद ये फ्रिंज जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये क्या है, स्ट्रेट। ये जो सवाल लगा इसमें लोकस ऑफ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, लोकस ऑफ कांस्टेंट पाथ, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। तो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये सिलेंडर की एक्सिस से गुजर रही है, उसी के ये पैरेलल में कांस्टेंट पाथ डिफरेंस की लाइनें जाएंगी, हैं। और यदि ये डार्क बनेगी, टी के हिसाब पर निर्भर है, या डार्क बनेगी या ब्राइट बनेगी, तो ये टी पर निर्भर करती है। तो कांस्टेंट टी वाली लाइन जितनी भी हैं सब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऐसे ही बनेगा। इस सवाल को घुमा करके दूसरे भी स्कोप हैं कि मान लो ये इसने कहा है कि ये गोले को काट करके आपने बनाई ऐसा, तो फिर ये लेंस बनेगा, है ना। और एक ग्लास प्लेट ले लिया और ग्लास प्लेट पर ये लेंस रख दिया, है ना। तब वो पूछेगा कि फ्रिंज कैसे बनेगी, तब ये फ्रिंज सर्कुलर बनेगी ऐसे। वो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस की लाइनें जो होती हैं वो सर्कुलर बनेगी। तो इसमें इस वाले से कंफ्यूज होने का चांसेस है, ठीक है ना। तो ये देखो यदि स्फीयर का कट करके बना है, मतलब लेंस रखा है, तो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, ठीक है। और नहीं तो स्ट्रेट लाइन। ये सिलेंडर, ये ध्यान रखने की बात है, ग्लास सिलेंडर, ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन फ्रिंज बनी। अगला सवाल ये क्या पूछ रहे हैं, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are superimposed. मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी R, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का रूट और cos फाई, है ना। तो ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना।
तो ये हो गया रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर रूट, है ना। आई मैक्स जो होगा ये इतना होगा, आई मीन कितना होगा, ये I1 माइनस I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई मैक्स कितना होगा, देखो आई मैक्स हो गया, इसमें एक था 4i है, दूसरा i है, तो 4 का रूट मैंने 2 रूट i प्लस i रूट i का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3, मतलब 9i, ठीक है। दूसरे का आई मीन कितना हो गया, ये कितना हो गया रूट आई माइनस रूट आई का स्क्वायर, तो ये हो गया आई, केवल आई हुआ ना, तो एक 9 आई हो गया है ना, ये हो गया, बस ये चाहिए इसको। अगला सवाल, अब अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें ये सिस्टम है S1 S2, 2 सोर्स हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका वेवलेंथ इतना है दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है दे आर प्लेस सिमेट्रिकली ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल एज शोन, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है, यहाँ देखो। द सोर्सेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d, हाँ ये जो डिस्टेंस d है वो 1.8 mm है, ठीक। दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल एट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ये जो सर्किल है ना, ये P से ऐसे मूव कर रहे हो तो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज मिलेगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द 2 कंजुगेटिव ब्राइट स्पॉट और डेल्टा थीटा, चलो वो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें इतने सारे हैं, है ना। ये सवाल क्या है, ये बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें एक प्लेन पर्दा न लगा करके आपने एक स्फेरिकल सरफेस रख दिया है, ठीक है ना, वहाँ पर हमें फ्रिंजेस जाननी है। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो ये यहाँ पर S1 है, ये S2 है ना। इसकी गणना आप कर चुके हो कि एक काफ़ी दूर पर, मान लो d दूरी पे यहाँ है ना, और यहाँ से कुछ दूरी पर मान लो ये P पे, अब यह इंटरफेरेंस हो रहा है, ये इस पर हो रहा है ना। एक्चुअली ये देखने में तो ये लग रहा है कि S1P और S2P पैरेलल नहीं है ना, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, ये एंगल जो है ये ले लो ऐसे, ये एंगल है थीटा, है ना। देखने के लिए ये ठीक है कि S1 S2 जो है S1P और S2P पैरेलल नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं। ऐसा कैसे हो गया, देखो कि एक तो S1 S2 बहुत छोटा है, S1 S2 ये जो D है, D बहुत छोटा है, D इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और दूसरी बात, ये D के सापेक्ष D कैपिटल D बहुत दूर होता है, यही बात इसमें भी है, यहाँ भी ऐसी ही स्थिति है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, और जो रिजल्ट होता है ना, जो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर डालो और ये एंगल थीटा हो जाता है, ये D हो गया, डेल्टा एक्स जो बनता है वो होता है D साइन थीटा, ठीक है ना।
अच्छा, ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसमें साइन थीटा को हम बहुत छोटे दायरे में नहीं देखेंगे, अब हम थीटा को 90 डिग्री के दायरे में लेंगे, तो इसलिए इसको हम अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स इतना हो गया, और वो थीटा ये हुआ, इस तरह होती है, और ये यदि एन लैम्डा हो जाए तो ये ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, है ना। ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हो गई है ना, डी साइन थीटा बाय एन लैम्डा। इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। अच्छा, तो इसमें ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो सवाल पूछेगा उससे हम लोग बताएंगे। पहली चीज़ ये देखो, अब इससे तुलना करो, ये S1 S2 हो गई, ये जो एंगल है मान लो इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं पी क्यू पर, इसको हम क्यू कर दो, क्यू पर देख रहे हो ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो जब ये एंगल, ये जैसा कि ये थीटा था किससे, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन से, S1 S2 के परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल थीटा था वही थीटा यहाँ भी बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप ये क्यू पर जो पाथ डिफरेंस आएगा इन दो लाइनों के बीच में, ये और ये, है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना आया ये, तो ये डी साइन थीटा। तो अब आपका है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, ठीक है। ये देखो, तो ये देखो पहली चीज़ है P1 पर क्या बनेगा, P1 पर दोनों से बराबर दूरी पर है तो यहाँ पर ब्राइट जीरो ऑर्डर फ्रिंज बनेगी। और अब ये जो सवाल पूछता है वही उत्तर दो, अब इसी के आधार पर देंगे। पहला सवाल, डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म एट पॉइंट P2, इस P2 पर देखो, P2 पर क्या है, थीटा कितना है 90 डिग्री, ए देखो ए का एट P2 थीटा कितना है 90 डिग्री, तो एन लैम्डा बराबर क्या होगा, एन लैम्डा बराबर डी, ठीक है ना। अब देखो कि ये डी बताएगा कि यदि 8 मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है ना। नहीं, ये जो है ये पाथ डिफरेंस ये हो गई, तो ये एन लैम्डा नहीं है एक्चुअली, ये इसमें पाथ डिफरेंस डी हो गया। यदि एन लैम्डा हुआ तो ये डार्क ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। और यदि 2n+1 हाँ 2n+1 λ/2 हो गया तो ये डी, तो ये डार्क फ्रिंज बनेगी, यही तो कंडीशन है ना, बस वही चीज़ देखते हैं। अब ये देखो डी कितना है, डी दिया है 1 mm, 1 mm का मतलब 1.8 × 10⁻³ मीटर, ये दिया हुआ है। लैम्डा दिया है कितना 600 × 10⁻⁹, तो ये होगी 6 × 10⁻⁻ कितना होगा 7, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 18 × 10⁻⁻4, ठीक है। अब देखो डी बाई लैम्डा करते हैं, डी बाई लैम्डा करोगे तो ये आ गया 3000, ठीक है कि नहीं। जाहिर है ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है। और इसमें क्या हो गया देखो, डी साइन थीटा के हिसाब से भी देखो तो डी साइन थीटा साइन 90 डिग्री है ना इक्वल टू 3000 लैम्डा, ठीक है ना। ये तो भी बात बताई कि ये कितने, इन दोनों के बीच में कितनी फ्रिंजेज बन जाएंगी 3000, है ना। ये फ्रिंजेज बन गई 3, तो डी साइन थीटा एन लैम्डा, एन जितना होगा थीटा पे वो उसके नंबर ऑफ फ्रिंज बताएगा। तो वही देखो अब आगे, ए डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म एट P2, नहीं यहाँ पर ब्राइट बनेगा, क्या होगा ब्राइट होगा, या भी ये गलत हो गया, क्यों यहाँ पर P2 पर ब्राइट बनेगा क्योंकि ये लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, 3000 से गुणा हुआ है। एट P2 ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्स, एट P2 ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम,
P2 पर ऑर्डर ऑफ फ्रिंज मैक्सिमम क्यों होगा? 3000 हो गई है ना। इसमें डी साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर, और ये मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऑर्डर ऑफ बी सही हो गया। टोटल नंबर ऑफ द फ्रिंज प्रोड्यूस बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ क्वाड्रेंट इज क्लोज टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, P1 और P2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी है? 3000। सही बात है, देखो 3000 भी सही हो गया। अब अगला सवाल, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। अब बात यह है कि ये देखो, ये जो थीटा जो है ना, अलग अलग थीटा पर अलग अलग ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगी। तो अब कह रहा है कि एंगुलर सेपरेशन नीचे जाने पर बढ़ेगा कि घटेगा, ये पता लगाना है। तो ठीक है, ऐसा देखते हैं। देखो हमारा डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा है, एन लैम्डा, ठीक है। एन एक वेरिएबल है और यहाँ साइन थीटा वेरिएबल है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा, कांस्टेंट है डेल्टा एन, तो डेल्टा एन को हम 1 कर देंगे। तो ये आया देखो डी थीटा बराबर मैंने लैम्डा बाई डी, ये कॉस थीटा है ना, और डेल्टा एन को 1 ले लो, एक फ्रिंज है, डेल्टा एन को हम लोग 1 मैंने 2 कंजुगेटिव फ्रिंज के बीच की दूरी लेनी है, तो ये 1 ले लिया। अच्छा, अब एंगुलर डी थीटा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही तो डी थीटा है ना। एक ब्राइट यहाँ बन गई, एक ब्राइट यहाँ बन गई, तो इन बीच में डी थीटा कितना है? तो ये डी थीटा बताया। डी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या होता है? cos थीटा जो फंक्शन होता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये cos थीटा है और ये थीटा के साथ π/2 तक ये डिक्रीज करता है, तो cos थीटा कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये फ्रिंजेज दूर दूर होती जाएंगी। इधर के फ्रिंजेज थोड़ी दूर होगी, इधर और पास हो जाएगी, इधर और पास हो जाएगी, इधर पास है, इसके पास में आने पर और सघन हो जाएगी, पास पास हो जाएगी, है ना। और नीचे जाने पर दूर दूर जाएंगी, है ना, दूर ही होगी, है ना। तो ये अब दूर होने वाली बात कैसे आई? ये cos थीटा घटने वाला है, तो जैसे थीटा 90 डिग्री पर पहुंचेगा तो ये फ्रिंजेज काफ़ी दूर हो जाएंगी। तो वही है, मैंने छोटी संख्या से भाग देता हूँ। यदि थीटा 90 डिग्री के आसपास पहुँचोगे तो आप छोटी संख्या से भाग दे रहे हो ना, तो अब वो भाग देंगे तो ये थीटा इक्वल टू 0 ये है, तो 0 के पास में बहुत पास पास होंगे, और वो फ्रिंजेज यदि दूर पर जाओगे P2 के पास तो दूर दूर हो जाएंगे। ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कहता है डिक्रीजेज, ये एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज होता है क्या? ये तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए ये गलत है। इसमें इंक्रीजेज सही था, इंक्रीजेज, ठीक है ना। हाँ, इसी के आधार पर ये सवाल पूछा जा सकता है। एक दूसरा मॉडिफाइड सवाल पूछ सकते हैं कि ये है और मान लो एन लैम्डा ये कैपिटल एन कर दो, कैपिटल एन लैम्डा, इन दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी ये है, कैपिटल S1 और S2, ठीक है ना। अब कोई ये पूछे कि इसके ठीक बीच से और यहाँ के बीच में कुल कितनी फ्रिंजेज बनेंगी, यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर जाओ, तो वो कुल फ्रिंजेज की संख्या बनेगी n, है ना, और एक ये 0 ऑर्डर फ्रिंज भी बनेगी, तो n+1, मैंने इसको भी जोड़ लोगे तो n+1 हो जाएगी, नहीं इन दोनों के बीच में जोड़ोगे तो n होगी, ठीक है ना।
और nth ऑर्डर फ्रिंज यहाँ बनेगी और बाकी फ्रिंजेज यहाँ बनेगी। बिल्कुल वही है। कितनी फ्रिंज बनेगी ये सवाल कभी बन सकता है, पूछा भी जाएगा, तो आप ये सावधान रहना। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 13वें का बी और सी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। इसमें कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें वेवलेंथ यूज कर रहे हैं इतना, इसकी स्लिट डिस्टेंस इतना दी हुई है, तो एंगुलर डिस्टेंस बताइए, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ठीक है ना। तो जैसे पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि ये एंग बाय स्लिट का डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये है, ये सामान्य ये है। ठीक है ना। तो इसमें थीटा बहुत छोटा है वैसे। ठीक है ना। यह तो यहाँ पर देखो साइन थीटा जो होगा पहला, एंगुलर विड्थ ये कितना हो गया, लैम्डा बाई डी हो गई ना, एक का देखो ये लगभग इतना हो गया है ना, ये लीनियर है, या इसको आप ये कह सकते हो थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। ठीक है ना। तो ये थीटा एन, तो ये डेल्टा थीटा कितना हो गया, डेल्टा थीटा इक्वल टू, या इसी को थीटा ही रखो, डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी और डेल्टा एन, है ना। डेल्टा एन एक कर देंगे तो एक एंगुलर विड्थ हो गई, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये है। तो अब आप इसको इवेलुएट करो, यही फ्रिंज विड्थ होगी, एंगुलर विड्थ। तो लैम्डा कितना है, 500 गुणे 10 की पावर -9 मीटर, और ये है 5 गुणे 10 की पावर 2 और आ जाएगा 10 की पावर -5, तो ये हो गया 1/100। ठीक है ना, 1/100 रेडियन। तो ये करीब करीब 60 से गुणा कर दो, है ना। एक रेडियन में 57 होता है ना, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, कुछ पॉइंट और भी होगा डिग्री। ठीक है ना। तो इतना रेडियन में क्या होगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू 0.57 डिग्री। ठीक है, ये उत्तर हुआ। तो 0.57 ये उत्तर हुआ। आगे है ना, एंगुलर विड्थ और फ्रिंज विड्थ निकालना है तो उसमें डी लगेगा। फ्रिंज विड्थ कितना होगा, देखो डेल्टा थीटा इतना है ना, तो ये रहता है ना, ये अपन ये आ गए, यहाँ पर एक फ्रिंज आ गई और एक फ्रिंज ये आ गई, ये डेल्टा थीटा हो गया, ये दूरी डी है ना। तो फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर डी डेल्टा थीटा। ठीक है ना, डी टाइम डेल्टा थीटा, यही तो बीटा है। और डेल्टा थीटा कितना होगा, डी लैम्डा बाई डी, यही तो बीटा का है एक्सप्रेशन। ये जो है ना अलग, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा कोई अलग बात नहीं है, वो बीटा फ्रिंज विड्थ हो गया डी लैम्डा बाई डी, है नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, और इसी से निकलता है एंगुलर विड्थ जो होगी, देखो बीटा बाई डी, एंगुलर डेल्टा थीटा क्या होगी, डेल्टा थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी, कैपिटल डी, है ना। तो ये चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, डेल्टा थीटा ऐसे ही बनेगा। तो ये बन गया। ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भी है कि जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती रहती है जनरली। तो ये जो साइन थीटा है, थीटा के साथ शुरू में लीनियर वेरिएशन करता है, कम से कम 20-25 डिग्री तक, 20 डिग्री या 25 डिग्री के अंदर ये लीनियर वेरिएशन होता है ना। तो ये क्या होता है, 6 डिग्री का 6 डिग्री पर साइन 6 डिग्री जो होता है 0.1 होता है। ठीक है ना।
इसी तरह 12 डिग्री का 0.2 होगा, साइन 12 डिग्री 0.2 होगा, है ना। इस तरह साइन 18 डिग्री का 0.3 होगा। इस तरह से साइन का वेरिएशन होता है। तो ऐसा कोई पता हो, यदि साइन निकालना हो और आपको दिया ना हो तो आप इसे निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये सवाल पढ़े। इस सवाल में क्या रहा है, कई ये रहा है, देखो कि ये दो स्लिट हैं, एक स्लिट S1 है, ये S2 है ना। यंग एक्सपेरिमेंट पे है। इन दोनों के बीच की दूरी 1 mm है ना, 1 mm बता दिया, ठीक है। इसके सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर कर्टन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर y, एक y दूरी पर क्या हो रहा है, y दूरी पर एक ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो ये पूछ रहा है कि ये यदि y दिया हुआ है ना, तो अब ये बताओ कि यहाँ पर दोनों रेज से, इन दोनों रेज के बीच में ये पाथ डिफरेंस कितना है, ये थीटा है ना। तो डेल्टा x पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, d साइन थीटा। ये थीटा छोटा है तो हम लिख सकते हैं d, ये थीटा देखो, थीटा y बटा d, y बाई डी, ये पाथ डिफरेंस है। इसमें y दिया हुआ है, d दिया हुआ है, ये d दिया हुआ है। वही पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इल्यूमिनेटिंग टू थिन स्लिट 1 mm अपार्ट। द सोर्स लैम्डा इज इतना, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज 100 सेंटीमीटर, मैंने दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड अ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डिस्टेंस, ये इतना mm फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, ये सेंट्रल फ्रिंज है, यहाँ से इसकी दूरी y है। तो ठीक है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विच आर द रीचिंग द पॉइंट इज क्लोज टू, तो कितना होगा, कोई बात नहीं, यही है फॉर्मूला, यही यूज होगा कि d साइन थीटा इतना। तो मैंने डेल्टा x इक्वल टू पाथ डिफरेंस जो होगी d कितना है, 1 mm 10 पर -3 घात, y दिया है, यह mm में ही दिया है, ठीक है। 1.27, इसको ये मीटर हो गया, mm में ही कर लेते हैं अभी, और ये 1 मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो मीटर से मीटर कट गया, mm में रह जाएगा। तो आ गया कितना मामला, 1 मीटर, ठीक तो है। तो ये आया 1.27 गुणे 10 की पावर -6 मीटर। इसको mm में, मीटर में बदल दो तो ये हो गया इतना, तो ये माइक्रोमीटर में हुआ, 1.27 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको गुणा करना बस, इसको ठीक है, यही तो ये आया 1.27 mm माइक्रोमीटर, ये ए सही है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्डर की फ्रिंज है ना। तो इसको निकालने के लिए अब ये बीटा निकालोगे, बीटा कितना होगा, d लैम्डा बाई डी, ये जितना आए है ना, ये बीटा हो गया, तो y बाई बीटा इक्वल टू n, नहीं कौन से ऑर्डर के फ्रिंज में होगी, देखो पहले ही ये बीटा बीटा दूरी पे सब बनती हैं, बीटा 2 बीटा n बीटा, ठीक है ना, n बीटा इक्वल टू है। तो यदि कोई ऑर्डर पूछे तो ये इससे बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और n ये निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल पढ़ो। ये अगला सवाल देखें,
इसमें कह रहा है यंग एक्सपेरिमेंट है। किसी जगह पर 16 फ्रिंजेस बनते हैं। द सर्टेन सेगमेंट 16 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। ठीक है ना, वेवलेंथ जब इतनी रहती है। क्या दिक्कत है भाई? गर्म हो गया क्या? तो ये जब 700 रहते हैं ना एन वेवलेंथ, तो 16 फ्रिंज बनती है। उतनी ही दूरी में इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड इतना 400, द नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्जर्व्ड इन द सेम सेगमेंट। क्या है क्या, ये सोर्स यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ कर्टेन है, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई डिस्टेंस है, ये देख रहे हो ना, वाई डिस्टेंस तक एन फ्रिंज बनती है। एक में N1 बन रही है, दूसरे में N2 बन रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, देख इसमें वाई क्या होता है, वाई इक्वल टू N1 ये बीटा डी λ1 बाई डी ये रहता है। दूसरे इतने ही में दूसरे की क्या बनेगी, N2 डी बाई डी λ2। यही है, इसी वाई में ये N1 फ्रिंज बन रही है, दूसरे की λ2 का N2 बन रही है। इसमें λ1 जब लेते हैं तो N1 बन रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला, देखो N1 λ1 इक्वल टू N2 λ2, डी बाई डी कट गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, N2 बराबर N1 λ1 बाई λ2। N1 ये मैंने पहले वाले में 16 फ्रिंज बनती है। अब ये 700 था N और ये 400 हो गया। दोनों की यूनिट समान होने के कारण हमने कन्वर्ट नहीं किया, ये कट गया, 4 से ये 4 कट गया, ये हो गया 28। फ्रिंज कितनी बन गई, 28। बस यही सवाल है। यंग एक्सपेरिमेंट में इसी तरह के सवाल आते हैं कि इसमें जो बीटा रहता है उसी का मैनिपुलेशन रहता है। अगला सवाल देखो क्या है, पढ़ो। अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। किसी पॉइंट पे द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, टू इंटरफेयरिंग फ्रिंजेस 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, मतलब λ/8 है, ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द पॉइंट एंड दैट टू द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। बस ये क्या है, ये स्लिट्स हैं, है ना, ये कर्टेन है। तो यहाँ बीच में जो सेंटर फ्रिंज बनेगी, तो ये मान लो ये आई है, ये आई है, तो ये 4i होगा कि नहीं। और यहाँ पर आना है, यहाँ पर मान लो IP है, तो इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। तो देख पहले तो फेज डिफरेंस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट cos phi, यही बनता है, ठीक है। तो देखो ये इसको I0 नहीं लिया, ये I रिजल्टेंट कर दो इसको, हाँ। तो ये क्या हो गया, अब 5 पता करते हैं पहले इसका, P वाले का। यहाँ P पर λ/8 का पाथ डिफरेंस है ना। तो 5 बराबर 2π/λ, और ये λ/8 है, लैम्डा से लैम्डा कटा, π/4, यही ना, π/4 ही तो हुआ। तो अब ये देखो I क्या होगी, IP,
तो I1 I2 2i, यहाँ हो गया 2i cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये हो गया, i बाहर ले लो, यहाँ 2 प्लस 1/√2 कर देते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ क्या √2 होगा शायद, ये देखो इतना, यही बना ना, क्या और बना? तो इसको हम कह सकते हैं, ये 1.4 कर लो इसको, तो ये 3.4i हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? 4i। तो ये सेंट्रल तो 2a का स्क्वायर, तो 4i होता है ना, यहाँ 4i होगा। यहाँ तो a1 प्लस a2 दोनों समान फेस में है ना, समान फेस में होने के कारण cos 0 हो जाएगा, i1 प्लस i2 4i हो जाएगा, है ना। तो i वो सेंटर पर 4i हो गई, ठीक है। तो अब रेशियो चाहिए किसका? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट टू दैट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, मैंने IP बाई IO चाहिए। ये कितना हो गया? IP 3.4/4, तो ये कितना हो गया? 0.8, ये करीब हुआ 0.8। ये अरे अभी और करना पड़ेगा, बट इसमें 2 बचा, 0.85 ये आया, देखो ये, ठीक है। ये आपका उत्तर हुआ। ये फिगर देखो कितना क्लोज है। आगे चले, अगला सवाल पढ़ो पहले तो फिर लगाते हैं। इसमें क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। स्लिट इतना दिया हुआ है ना, लैम्डा इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस इतना मीटर दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है बीटा कितना है। दिस सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज, मतलब आप बीटा बताओ। तो फॉर्मूला पर ही है सीधे, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, यही है ना। देखो डी दिया है 1.5, लैम्डा दिया है 589 गुणे 10⁻⁻⁷, -7 नहीं -9 है। और ये दिया है 0.mm, तो ये 15 गुणे 10⁻⁻5 है ना। इनको हल करो तो ये कट गया, तो इसको भी 1.5 ही कर देते हैं। तो ये कितना 1.5 कर देंगे इसको, तो ये 4 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 589 गुणित 10⁻⁻5, तो ये हो गया 5.89 गुणित 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 5.89 mm, तो ये हो गया सी। बीटा निकालना है, इसको बस कल हल करो। अगला सवाल ये क्या पूछ रहा है, अब ये समझो। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द थिन फिल्म ऑफ द थिकनेस T having the refracting index mu is introduced in front of one of the slit, the center of the fringe pattern shifted by 1 fringe width, ठीक है। Then value of T is, देखो अब इसमें ये है, ठीक है ना। अब इसके रास्ते में आपने एक T मोटाई का डाल दिया, तो पहले यहाँ पर बनती थी, अब ये शिफ्ट हो गया, अब ये बीटा पा गया, ठीक है ना। तो अब ये पाथ डिफरेंस इनका, ये 0 ऑर्डर फ्रिंज अब यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस कितना होता है?
डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1t, इतना पार्ट डिफरेंस होता है ना। तो जो शिफ्ट होगा ये होगा ये डेल्टा एक्स, ये पार्ट डिफरेंस है ना, ये जो हो गया एन लैम्डा। यहाँ पर जो हुआ है ना, ये देखो S1 है, ये S2 है, S2 है ना। तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स इफेक्टिव, ये कितना होगा, ये P है, ये जगह पर P है, तो क्या होगा S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1t, ये एडिशनल पाथ और घट गया, ये इतना हो गया पार्ट पर। वही चीज़ यहाँ पर है, यदि ये एन लैम्डा हो जाए डेल्टा एक्स इफेक्टिव इतना बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डेल्टा एक्स को हम जानते हैं कितना होता है डी वाई, ये मान लो ये दूरी वाई है ना, ये यहाँ से ये दूरी वाई है, कोई भी जहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है, तो डी वाई बाई डी हो गई है ना, और ये माइनस हो गई, ये बराबर हो गया एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1t, ये बन गया। तो y बराबर हो गया डी बाई डी एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1t, ठीक है ना। तो ये जो nth आर्डर के जो फ्रिंज है ना, नॉर्मल फ्रिंज से इतना ऊपर हो जाएगी, थोड़ा सा खिसक जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है ना। पहले नीचे बनती थी, अब ऊपर है, जीरो ऑर्डर फ्रिंज यहाँ थी, ऊपर हो गई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट आर्डर जो फ्रिंज है, द फर्स्ट आर्डर सेंट्रल फ्रिंज है, वो बीटा एक बीटा आगे बढ़ जाती है। तो देखो फर्स्ट आर्डर, तो y0 कहाँ जाएगा, डी बाई डी म्यू माइनस 1t यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये कह रहा है एक बीटा है, तो ये डी बाई डी लैम्डा, ये बीटा की वैल्यू ये होती है, तो ये है डी बाई डी से डी बाई टी कट गया, तो यहाँ से t बराबर हो गया लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, ठीक है ना। लैम्डा दिया हुआ है इन्होंने, हाँ t बराबर लैम्डा बाई म्यू, t चाहिए लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, ये c, ये उसका उत्तर है। मैंने कितनी फ्रिंज खिसकेगी, फ्रिंज का खिसकाव कितना हुआ, देखो ये y बताएगा ना, ये y0 बताएगा, ये इतना y0 खिसका, इस पर भी सवाल बन सकता है, डी डी म्यू माइनस 1t, ये फार्मूला याद करके रखो कि इतना शिफ्ट होगी, लेकिन ये शिफ्ट इन्होंने दिया हुआ है बीटा के बराबर, तो उसे t निकला। कई बार t दिया रहेगा, पूछेगा कि कितना खिसकेगा, तो आप इतना ये बताना, ठीक है। तो आगे जब बढ़े, ये सवाल पढ़ो, ये भी कुछ वैसे ही है, पढ़ लो पहले। ये एक्चुअली पीछे वाला ही सवाल है ना। ये पूछ रहा है कि कितना फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो पढ़ो, यंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक। ऑब्जर्व दैट द थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ये 1/4 नहीं है, म्यू है, म्यू ले लो, म्यू इज put in front of one of the slit, the central maximum gets shifted by the distance equal to n fringe width, n fringe width, ठीक है। the wavelength of the light used is, the wavelength of the light used is t will be
इज लैम्डा, अच्छा ये लिखने में गड़बड़ हो गई है, ये लैम्डा है, ठीक है, ये बोला तो टी कितना है, टी निकालना है। तो देखो ये पूछ रहा है कि इन फ्रंट ऑफ इतना सेंट्रल मैक्सिमम गेट्स शिफ्टेड बाय द डिस्टेंस इक्वल टू एन फ्रिंज। कोई बात नहीं है, देखो ये पीछे वाला जो सवाल अभी लगाया था ना, ये y0, ये सेंटर फेस कितना जाएगा, d/d म्यू टी -1, यही सवाल है। तो इसलिए ये फार्मूला हम लोग निकाल रहे हैं कि y0 बराबर d/d म्यू -1 t, इतना ही ना। ये बोल रहा है n बीटा है, n बीटा कितना होगा, d λ/d, बस। अब बस इसको निकाल लो, टी पूछ रहा है, तो d/d कट गया यहाँ से, तो ये हो गया म्यू -1 t इक्वल टू n λ/n। d/d तो कट गया n लैम्डा, तो t बराबर n λ/म्यू -1। n फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये सही उत्तर आपका ही है बना, टी इतना बना, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये क्या बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उनका सेपरेशन दिया है डी इक्वल टू 0.1 mm है। द ब्राइट फ्रिंजेज आर एंगल एट 1/4 t रेडियन, ठीक है, बाय यूजिंग द लाइट वेवलेंथ λ1, द लाइट और λ2 is use the fringes in the scene at the same angle at the same setup. Given the λ1 λ2 are in visible region, their values are, वो क्या होगा, यहाँ है क्या, ये देखिए, ये एक स्लिट है, एक स्लिट ये है, यहाँ पर इन्होंने रख दिया। बोल रहा है कि ये जो फ्रिंज बन रही है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनी है ना, ये थीटा एंगल पे, और थीटा इन्होंने दे रखा है 1/40 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि λ1 की भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है और λ2 की भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है इस पी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ब्राइट फ्रिंज बनने का कंडीशन क्या है, देखो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो, इसको बढ़ाओ आपको, d sin थीटा को हम थीटा कर देते हैं छोटा होने के कारण, d थीटा इक्वल टू, पहले वाले का ब्राइट फ्रिंज बनेगा n1 λ1, दूसरे वाले का होगा n2 λ2, चलो m2 λ2 कर दो, ठीक है। अब ये देखो d दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं, d कितना दिया है 1/0.1 mm, 0.1 गुणे 10⁻³ ये हुआ। थीटा कितना दिया है 1/40 दिया है ना। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना बन गया, 1/4 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हो गया 2500, चलो ये 0.25 गुणे 10⁻⁻6, तो हम इसको 2500 कर देते हैं। 2500 करोगे तो ये हो गया 10⁻⁻⁹, ये हो गया, ठीक है ना। ये 2500 आपका हो गया। अब
इसमें क्या है, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2500, ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होना है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसको डिवाइड करना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। मतलब क्या है, लैम्डा 1 शुड डिवाइड 2500 और लैम्डा 2 शुड डिवाइड 2500, क्योंकि n1 n2 इंटीजर है। तो ये काम कौन करेगा, एक तो ये 625 करेगा या 500 करेगा, दोनों को कर लेगा, ये सही बात है, ए सही है ना, और कोई नहीं करेगा। ये इसको 25 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, बाकी सब नहीं करेंगे, यही एक काम कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन में ये इतना है। अगला सवाल चले, ये क्या चाहता है ये अगला सवाल देखें। इसमें ये कह रहे हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी। एक्चुअली क्या है, ये जो डायग्राम दिया है इसी पर सवाल पूछ रहा। तो ये कह रहे हैं कि इस डायग्राम के आधार बताओ यदि व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी इन टर्म ऑफ लैम्डा such that the first minima occur directly opposite in front of S1। यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये है मिनिमा, है ना, ये दिया है 2D, तो ये कितना हो गया, ये d/2 हो गया यहाँ पे, है ना, और ये हो गया 2D। और 2D दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मूल बात ये है, अच्छा ठीक तो है, एक रे ये गई और ये दूसरी रे ये आई, तो इन दोनों के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। तो फिर देखो H2P कितना हो गया, इस डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं, d/2 की ज़रूरत नहीं है, ये d है, ये ट्रायंगल है ये, और ये 2D है, तो ये कितना हो गया, ये हुआ ना। हमें ये 2D नहीं है, 2D ये दिया हुआ है, ये x है, तो इसको x कहेंगे, x, तो ये हो गया x² इक्वल टू 2D का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, तो ये हो गया 5D का स्क्वायर, तो x बराबर हो गया √5D। ठीक है ना, तो डेल्टा x कितना हो गया, √5 माइनस 2D। देखो ये 2D है और ये √5D आ गए इतना, और ये बराबर λ/2 दिया हुआ है, बस d निकालो, तो d बराबर हो गया λ/2 √5 माइनस 2, ये बना। ठीक है ना, तो ये कोई उत्तर होगा, ये A। ठीक है, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।